हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी पीसीएस परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है और मार्केट में जिस करंट अफेयर की पत्रिका का आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ये वही पत्रिका है, यानी कि समसामयिक घटनासार। यह पत्रिका जो है आपकी परीक्षा से 1 महीने पहले या उससे भी पहले, यानी कि 20-25 दिन, कभी कभी तो 15 दिन पहले भी विगत वर्षों में देखा गया कि ये पत्रिका आती है। लेकिन इस पत्रिका का अभ्यर्थियों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ख़ास तौर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर एलटी ग्रेड की या फिर जीआईसी प्रवक्ता की या फिर जीडीसी बीईओ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पत्रिका बहुत ही हेल्पफुल रहती है और यही वजह है कि यह छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बार जो वार्षिकी आई हुई है, आप देख सकते हैं कि इसमें सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक का मटेरियल दिया गया है और कुल 240 पेज की यह पत्रिका है जो कि मार्केट में अब उपलब्ध है। यहाँ पर दोस्तों इसकी पूरी जिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि ये जिस्ट आपको कई खंडों में मिलेगी और जैसा कि पत्रिका में हर चीज़ दिया गया होता है, बहुत ही डिटेल में, नंबर ऑफ पेजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और एक तरीके से ये पूरी पत्रिका की पूरी व्याख्या है। तो आप यहाँ पर क्लास अटेंड करके पूरी पत्रिका को आसानी से पढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ खंडों में इस पत्रिका का जिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। फिलहाल आज ये पहला पार्ट होगा और इस पार्ट में हम राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जैसे कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने, तो उनके बारे में, इसी के साथ साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि इस पत्रिका से ही लिए गए हैं, लेकिन उनका जिस्ट यानी कि सरल भाषा में उनका सार तत्व है, सारांश है, उसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और ये पत्रिका मार्केट में उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो पत्रिका भी परचेज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये समझिए, सीपी राधाकृष्णन ये हमारे किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो इनका क्रम है 15वां। व्यक्तिगत रूप से ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन और ये राजग यानी कि एनडीए के उम्मीदवार रहे। दोस्तों इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार थे संयुक्त विपक्ष के, उनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी। क्या नाम था? बी सुदर्शन रेड्डी। और इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को कितने अंतर से हराया था? तो 152 वोटों के अंतर से हराया था। शपथ ग्रहण इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 सितंबर 2025 को कराया गया था। हालांकि ये जो चुनाव हुआ था यह 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ था। शपथ ग्रहण हुआ 12 सितंबर 2025 को। यहाँ पर कुल वैध मत कितने थे? तो 752 वैध मत यहाँ पर थे, जिसमें राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले थे, जबकि वी सुदर्शन रेड्डी को मिले थे 300 वोट। ठीक है। और 15 सांसदों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर दी थी, यानी कि इनके वोट जो है काउंट नहीं किए गए। दोस्तों याद रखना कि अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति के लिए ये जो चुनाव हुए हैं इनका क्रम है 17वां, यानी कि 17वीं बार ये चुनाव आयोजित किए गए। और कुल मिला के 2-2 बार जो उपराष्ट्रपति रहे हैं ये 2 लोग हैं। पहला तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार रहे थे, और हामिद अंसारी 2 बार रहे, यानी कि इन 2 लोगों का कार्यकाल 2-2 बार किया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। जीत के लिए जो जरूरी मत थे वो 377 थे, यानी कि 377 वोट पाने वाला व्यक्ति यहाँ पर जीतता। तो राधाकृष्णन को 377 से 75 वोट जो है अधिक मिले थे। ठीक है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो कुल मिला के 788 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 788, यानी कि 788। इसमें राज्यसभा से होते हैं 245 सदस्य और लोकसभा से होते हैं कितने? 543। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 788। तो राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ये लोग भी मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी जो अपना मतदान है, वोट, वो देते हैं। अभी ये संख्या 781 है। क्यों 781 क्यों है जबकि 788 होनी चाहिए? वजह ये है कि 7 सीटें, राज्यसभा से 6 सीटें और लोकसभा में 1 सीट वर्तमान में रिक्त है, जिसकी वजह से ये संख्या हो गई है कितनी? 781। कितने होने चाहिए? 788। कितने वैध मत पड़े थे?
752। यहाँ पर 15 मत कितने हो गए थे, क्रॉस वोटिंग हो गई थी। क्लियर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अब वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन ने किसकी जगह ली है, तो दोस्तों याद रखना जगदीप धनखड़ जी की। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी की जगह ली है सीपी राधाकृष्णन ने। क्लियर। फ्रेंड्स बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, तिरुप्पुर नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ है। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी चुने जाने के पहले सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और ये आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। तो इनके बारे में और डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप पत्रिका में जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एलटीटी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 जारी की गई। यानी कि एक तरफ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, दूसरी तरफ NCAP के तहत 9 सितंबर को ही स्वच्छ वायु रैंकिंग भी जारी कर दी गई। दोस्तों पुरस्कार हेतु शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियां किस प्रकार से हैं, एक तो है आपकी 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, दूसरा है 3 लाख से 10 लाख की जो आबादी वाले शहर हैं, और तीसरा कौन सा है, 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो आइए इन शहरों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है। पुरस्कार के रूप में इसे दिया गया 1.5 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश का ही जो जबलपुर है ये दूसरे स्थान पर है, जबलपुर को मिला है कितना, 1 करोड़ रुपए। संयुक्त रूप से याद रखिएगा यूपी का आगरा और गुजरात का सूरत, ये संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में, और इनको दिए गए 50-50 लाख रुपए। करेक्ट। फिर बात करते हैं दोस्तों 3 लाख से और 10 लाख के बीच में जो आबादी आती है, ऐसे शहर जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो इसमें टॉप पर है अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र का शहर है, इनाम में दिए गए 75 लाख रुपए। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से झांसी और मुरादाबाद दोनों आ रहे हैं और इनको दिए गए 50-50 लाख रुपए। तो 3 लाख से 10 लाख वाली श्रेणी में झांसी और मुरादाबाद फिर से आ गए, यूपी के मतलब शहर हैं ये। और अभी तक हमने देखा था 10 लाख से अधिक आबादी वाले में तीसरे स्थान पर है यूपी का आगरा और गुजरात का सूरत। ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें 3 से 10 लाख की आबादी में अलवर तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास मध्य प्रदेश का, ये 35 लाख रुपए इसको इनाम के रूप में दिया गया, देवास। दूसरे स्थान पर है परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश का शहर है, और तीसरे स्थान पर है अमदुल जो कि है उड़ीसा का शहर। तो इनाम के रूप में 3 लाख से कम आबादी वाले में जो टॉप पर शहर है देवास, उसको 35 लाख। दूसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश का परवाणु, इसको 25 लाख, और अमदुल उड़ीसा को दिया गया 12.5 लाख रुपए। तो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको कंप्लीट रूप से भेज दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 के अंतर्गत, हालांकि ये जो पुरस्कारों की घोषणा की गई थी हमारे पर्यावरण मंत्री के द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में है भूपेंद्र यादव। तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जैसे कि 17 सितंबर यानी कि विश्वकर्मा पूजा, और इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी होता है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है, जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 75 करोड़ पौधे लगाए जाने के बारे में घोषणा की गई है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है आर्द्र भूमि शहरों में, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आर्द्र भूमि शहरों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए 2 शहर हैं, कौन कौन से, वेटलैंड सिटीज़ में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं, एक आपका इंदौर है, दूसरा उदयपुर। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश, उदयपुर यानी कि राजस्थान। तो इंदौर और उदयपुर को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और 2014 में भारत में रामसर स्थल कितने थे, 25। और अब वर्तमान में लेटेस्ट जो डेटा है, फिलहाल अभी आज 18 सितंबर है, तो अब तक ये डेटा हो गया 91।
आगे हो सकता है घटे बढ़े, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको पहले कमेंट में। फिलहाल अभी 91 है और संभावना है कि आपकी परीक्षा तक 91 ही रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि जंगल फेफड़े हैं तो झीलें गुर्दे का काम करती हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? भूपेंद्र यादव का है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में यह स्टेटमेंट आ जाए, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ जाए, भूपेंद्र यादव जी का नाम आ जाए, एक दो बड़े नेताओं का नाम और आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट भूपेंद्र यादव के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर ये 40 से घटकर 25 हो गई है। 40 से घटकर 25। दोस्तों ये जो शिशु मृत्यु दर होती है, यह 1000 जन्म होने के बाद उसमें कितने शिशु जो हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1000 जब बच्चे जन्म लेते थे उसमें 40 बच्चे जो होते थे वो मर जाते थे, और अब ये संख्या घटकर 25 हो गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो जानकारी आपको मिल रही है SRS रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2025 SRS, यानी कि सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, SRS रिपोर्ट। ठीक है, SRS इसीलिए कहते हैं सैंपलिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये भारत के महापंजीयक के द्वारा जो है जारी किया जाता है, और भारत के महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो SRS रिपोर्ट है इसे जारी किया गया है। कब? सितंबर 2025 में। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपकी परीक्षा के लिए वो इस प्रकार से हैं। याद रखिए कि 2013 से लेकर 2023 तक, 2013 से लेकर कब तक? 2023 तक शिशु मृत्यु दर ये कितनी रही थी? 40 रही थी। 2013 से 2025 तक शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो गिरावट कितनी आई दोस्तों? गिरावट आ गई है 37.5% की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो फिलहाल शिशु मृत्यु दर है उसमें गिरावट 37.5% है। पहले ये 40 थी, अब घटकर 25 हो गई है। करेक्ट दोस्तों। बात करते हैं 1971 का IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो 1971 में जो IMR था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, यह कितना था? 129 था, जो 2023 में हो गया 25। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। 1971 में क्या होता था? 1000 बच्चों में 129 बच्चे मर जाते थे, और अब 2023 तक ये आंकड़ा घटकर 25 हो गया है। तो गिरावट कितनी हो गई? 1971 से लेकर 2023 तक यह हो गई लगभग 80%। ये बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों। बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR का वर्तमान में जो उच्चतम स्तर है वो भारत के किन राज्यों में है, यानी कि कहाँ पर अभी भी बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये 3 शहर हैं। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कितनी है? 37 है। ठीक है, और दोस्तों बात करें सबसे कम IMR कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। मणिपुर में, हालांकि मणिपुर बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन मणिपुर में जो ये IMR है वो 3 है। 1000 बच्चों में केवल 3 बच्चे वहाँ पर मरते हैं। और अगर हम 21 बड़े शहरों के बारे में बात करें, जिसमें केरल भी आता है, 21 बड़े राज्यों के बारे में, शहर नहीं राज्य, अगर हम 21 बड़े राज्यों के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें जो केरल है ये पूरी लिस्ट में, यानी कि मणिपुर में 3 है लेकिन मणिपुर छोटा राज्य है, और दूसरे स्थान पर केरल है, केरल में 5 है, यानी कि 1000 बच्चों में 5 बच्चे वहाँ पर मरते हैं। तो अगर ऑल ओवर देखेंगे तो केरल भले ही दूसरे स्थान पर है, लेकिन बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो केरल पहले स्थान पर है। ठीक है, 21 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, जहाँ पर जो IMR है वो कितना है? 5 है। ठीक है, देखो अच्छे से आप सुनेंगे ना, आपको हर बात अच्छे से याद हो जाएगी, और ये PDF आप एक बार पढ़ लेंगे आपको सब कुछ रट जाएगा। ठीक है, और PDF बिल्कुल हैंड रिटन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में IMR दर, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर शिशु मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? यह 44 से घटकर हो गई है कितनी? 28 हो गई है। गिरावट कितने प्रतिशत हो गई है? 36%, यानी कि 36% की गिरावट दर्ज की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर पहले 1000 में 44 बच्चे मर जाते थे, अब केवल 28 बच्चे वहाँ पर इस प्रकार से मरते हैं। 36% की गिरावट दर्ज की गई। शहरी क्षेत्रों में यह दर पहले 27 थी, जो कि घटकर हो गई है 18, यानी कि गिरावट कितनी % हो गई है? 33% हो गई है। ठीक है,
दोस्तों बात करें तो बीते दशक में जन्म दर में 14% की गिरावट भी आई है। केवल मृत्यु दर ही नहीं, जन्म दर में भी गिरावट दर्ज की गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा कि बीते दशक में जन्म दर में कितनी गिरावट आई है, 14% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो 2013 में जन्म दर कितना हुआ करता था दोस्तों, ये हुआ करता था 21.4 और अब 2023 में यह हो गया है 18.4। तो गिरावट आप देख सकते हैं स्पष्ट है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर भी गिरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जन्म दर अधिक थी जो कि गिर गई है। यह कितनी हो गई है, तो यह 22.9 थी पहले, 11% घटकर वर्तमान में कितनी है, 20.3 है। ठीक है, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन्म दर है वो 2013 में हुआ करती थी 22.9 और 2023 में हो गई है 20.3, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे अब कम पैदा हो रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बात करें दोस्तों तो 2013 में यह 17.3 थी, इसमें 14% की गिरावट आई है, यानी कि गांव से अधिक जन्म दर में गिरावट शहरों में आई है। अब ये घटकर मात्र 14.9% हो गया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, पिछले 5 दशकों में देश में जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसको आप याद रखिएगा। पिछले 50 सालों में देश में जन्म दर बहुत अधिक गिरी है, बहुत ज़्यादा गिरी है। 1971 में जन्म दर हुआ करती थी 36.9% और 2023 में हो गई है 18.4%। गिरावट आपको साफ नज़र आ रही होगी। 2023 में सर्वोच्च जन्म दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये बिहार है। तो बिहार में फिलहाल जो जन्म दर है वो कितनी है, 25.8 है। हालांकि 1971 से तो कम है, लेकिन फिर भी देश में सबसे अधिक जो जन्म दर है वो बिहार की है। आपको याद होगा कि बिहार में जो डेंसिटी है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी सबसे अधिक है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे उस लिहाज से यहाँ पर। तो 2023 में सबसे कम जन्म दर वाला ये स्टेट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर जन्म केवल 10.1% रह गया है। तो जन्म दर बहुत ही तेज़ी से गिर रही है। मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर में भी कमी आ रही है। दोस्तों बात करते हैं अब 0 से 14 आयु वर्ग के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 0 से 14 आयु वर्ग की हिस्सेदारी और प्रजनन दर में ही गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 0 से 14 वर्ष 14 साल तक के जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी और प्रजनन दर में गिरावट आई है। तो वृद्धों की संख्या बढ़ गई है, ये भी आप याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक वृद्धों की संख्या भारत में बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों याद रखना कि 0 से 14 आयु वर्ग का जो हिस्सा है 1971 से 1981 के दौरान ये कितना था, 41.2% था। अब ये घटकर केवल 38.1% है। मतलब 1971 में था 41.2%, 1971 में कितना था, 41.2%, 1981 में ये कितना हो गया, 38.1% हो गया। लेकिन रुकिए, 1991 से लेकर 2023 के दौरान कितना होगा ये, तो ध्यान देना कि ये 81 में कितना था, 38.1 था, 91 में आ गया 36.3% पर। लेकिन 2023 तक आते आते ये कितना हो गया है, मात्र 24.2% हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है, 24.2%। तो याद रखना कि अगर 1971 से देखा जाए तो लगभग ये आपको आधा दिखाई देगा। ठीक है, जो 0 से 14 आयु वर्ग का हिस्सा है ये लगभग आधा आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स बात करें तो भारत के महापंजीय के SRS डेटा के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर 1971 में 5.2 से घटकर 2023 में 1.9 हो गई है, 1.9 हो गई है। यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो अब घटने लगेगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं, घटने लगेगी। ध्यान रखिएगा, भारत SRS दुनिया में, भारत में SRS यानी कि सैम्पलिंग रिपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में शामिल है। इसमें 88 लाख नमूना जनसंख्या जो है शामिल किया गया है, ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं 15 से 59 वर्ष की आर्थिक रूप से सबसे कम सक्रिय आबादी कहाँ पर है। तो जो 15 साल से लेकर 59 साल तक के लोग हैं जो कि मतलब उद्यम करते हैं और आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राय जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट मान लिया जाता है, तो 15 साल से लेकर 59 साल की आर्थिक रूप से सबसे कम सक्रिय जो आबादी है वो बिहार में है। यानी कि बिहार के लोग यहाँ पर
जो काम करने लायक हैं 15 से 59 साल के बीच में हैं, वो सबसे कम सक्रिय अगर कहीं पर हैं तो वो बिहार में है, केवल 60.1%। राजस्थान में यह संख्या है 63.4%। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 63.9%, मतलब लगभग बराबर ही चल रहा है। आर्थिक रूप से यहाँ पर लोग सबसे कम सक्रिय हैं 15 से 59 साल के बीच के जो लोग हैं। ठीक है, कौन कौन से? बिहार नंबर 1 पर, फिर राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो 15 से 59 वर्ष के बीच में कार्यशील जनसंख्या है, जो कि आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है, ये संख्या है 68.8%। ये शहरों में ज़्यादा है। शहरों में कितनी है? 68.8% जो आबादी है 15 से 59 साल के बीच में, ये काम कर रही है, जबकि गाँव में यह संख्या 64.6% है। याद रखिएगा दोस्तों। बात करें अगर तो जम्मू और कश्मीर में कामकाजी महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिशत है, यानी कि 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में जो महिलाएं हैं उनमें 70.1% महिलाएं जम्मू कश्मीर की हैं, जो कि आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हैं। बाकी लोग आराम करती हैं, लेकिन 70% लोग वहां पर काम करते हैं। इसका मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे बिहार में 15 से 59 साल के बीच में जो लोग हैं उनमें 60% लोग ही केवल काम करते हैं, बाकी लोग तो आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। शहरी क्षेत्रों में शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो ये असम है। असम में 72.4% लोग जो है ये आर्थिक गतिविधियों में, यानी कि नौकरी कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। ठीक है, और बात करें तो सभी राज्यों में, यानी कि अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए, पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया के बारे में बात की जाए, तो ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर पुरुषों का अनुपात महिलाओं से अधिक है। आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों का अनुपात ज़्यादा है, जबकि दिल्ली में, स्पेशल दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा है। तो दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी शेष भारत से थोड़ी उलट है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपका 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर देखते हैं। NIRF 2025 रैंकिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NIRF यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ठीक है, तो ये जो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसे कौन जारी करेगा? तो देखो बात यहाँ पर हो रही है किसके बारे में? इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है ना। तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है तो इसे शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कौन जारी करता है? NIRF रैंकिंग, तो शिक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। और 2025 में ये NIRF का 10वां एडिशन था, ये भी आप याद रखेंगे। और ये एडिशन 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑल ओवर कैटेगरी में अगर नंबर 1 पर कौन सी संस्था है, तो ये IIT मद्रास। ये ऑल ओवर कैटेगरी में नंबर 1 पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, सारी लिस्ट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि कितना पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि लगातार 10वीं बार IIT मद्रास जो है वो ऑल ओवर कैटेगरी में नंबर 1 बना हुआ है। याद रखेंगे, IIT मद्रास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द NIRF। ठीक है, 2025 में। और देखें तो ये जो कैटेगरी है ऑल ओवर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन हो गया? IIT मद्रास। दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलुरु। तीसरे स्थान पर है IIT मुंबई। IIT दिल्ली ये चौथे स्थान पर है, जबकि कानपुर 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो सारी IITs ही हैं ऑल ओवर कैटेगरी में, 1 से लेकर 5 तक सारी IITs हैं। केवल दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है, बाकी सारी IITs हैं। याद रखिएगा, दिल्ली वाली चौथे स्थान पर है, कानपुर वाली 5वें स्थान पर है, IIT मुंबई तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे स्थान को मैंने बता दिया आपको कि ये IISc बेंगलुरु है। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। बात करें कि मैनेजमेंट वाले में, तो ये अक्सर एग्जाम में आता है कि मैनेजमेंट में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है दोस्तों। तो मैनेजमेंट में, प्रबंधन में टॉप पर है आपका IIM अहमदाबाद। ठीक है, कॉलेजों में टॉप पर हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली और हंसराज कॉलेज दिल्ली। ये टॉप 3 कॉलेज हैं। ठीक है, तो ये जो रैंक है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। एक नई श्रेणी इंट्रोड्यूस की गई है, श्रेणी का नाम है सतत विकास लक्ष्य, और इसमें भी IIT मद्रास जो है टॉप पर है। तो नई श्रेणी सतत विकास लक्ष्य का पुरस्कार दिया गया है IIT मद्रास को। ये जो रैंकिंग दोस्तों NIRF, तो ये 5 पैरामीटर पर आधारित होती है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से पैरामीटर हैं? टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशनल आउटकम,
और आउटरीच प्लस इंक्लूसिविटी और परसेप्शन, ये 5 पैरामीटर हैं जिस पर NIRF रैंकिंग तैयार की जाती है। ये आपका हो गया चौथा वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, 5वां टॉपिक देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप विक्रम को लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्रश्न है ये, इसको आप हल्के में बिल्कुल ले नहीं सकते हैं। पहले 16 बिट पर इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों, और अब 32 बिट आ चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में आप जानें, ठीक है, क्योंकि ये पहले से बेहतर है। विक्रम नाम है, ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोचिप है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था सेमिकॉन इंडिया के दौरान, और हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को ये चिप सौंपी थी। कब? 2 सितंबर 2025 को। तो भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। बहुत ज़रूरी है इसके बारे में आप जानें कि भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया था दोस्तों, तो 2021 में। और अब आप 2025 में देख रहे हैं कि भारत ने अपना विक्रम नाम से पहला स्वदेशी 32 बिट चिप को लॉन्च भी कर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। उन्होंने इस चिप को क्या कहा है? उन्होंने इसे डिजिटल डायमंड कहा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। फिलहाल फ्रेंड्स, यह माइक्रो प्रोसेसर जिसे विक्रम 3201 की संख्या दी गई है, क्या नाम रखा गया इसका? विक्रम 3201। इसको बनाया किसने है? तो इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली ने इसे मिलकर बनाया है। विक्रम 3201 को इसरो के VSSC और SCL मोहाली के द्वारा मिलकर बनाया गया है। रट लेना, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो पैकेजिंग दोस्तों वो 180 nm CMOS में की गई है। तो बहुत ही छोटा सा ये प्रोसेसर है। यह माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +125 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह काम करता रहेगा। यानी कि अगर तापमान बहुत कम हो जाए, -55 तक चला जाए, तो भी ये चलता रहेगा, या तापमान एक्सट्रीम 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब भी ये काम करता रहेगा। इस चिप का PSLV 660 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सत्यापन किया गया था। तो ये ज़रूरी है, इसके बारे में आप जानें। एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत में हाल ही में डेवलप किया गया विक्रम 3201 चिप का कहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो PSLV 660 स्पेस मिशन में इसका प्रयोग किया गया था। अगला चैप्टर है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप जानें। एक जो है AI संचालित अनुवादक जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आदिवाणी। तो जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी को लॉन्च किया गया था। एक अनुवादनी भी आया था, आपको याद होगा। अब यहाँ पर आ गया है आदिवाणी। आदिवाणी का काम क्या रहेगा? जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको आपकी भाषा में कन्वर्ट करेगी आदिवाणी। तो डेफिनेटली जनजातीय भाषाओं को आम भाषा में बदलाने के लिए यहाँ पर ये आदिवाणी नामक जो AI संचालित अनुवादक लाया गया है। तो इसे लॉन्च कौन करेगा? तो इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अभी इसका बीटा वर्जन ही लॉन्च हुआ है। हालांकि बीटा वर्जन में क्या क्या है? तो संथाली जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, जनजातीय भाषा है। भीलों की भाषा जो कि मध्य प्रदेश की है। मुंडारी जो कि झारखंड की भाषा है। गोंडी जो कि छत्तीसगढ़ की भाषा है। ये संथाली, भीली, मुरारी और गोंडी का समर्थन कर रही है। फिलहाल आगे इसमें और कई सारी भाषाएं ऐड की जाएंगी। आदिवाणी को डेवलप किसने किया है दोस्तों? तो IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद, IIT नया रायपुर आदि संस्थाओं ने और भी कुछ संस्थाओं ने मिलकर इसे डेवलप किया है, लेकिन लीड रोल में IIT दिल्ली है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है NSS ने कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 को जारी किया है। यानी कि NSS के द्वारा व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा को जारी किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय यानी कि MOSPP द्वारा नेशनल सैंपलिंग सर्वे NSS के 80वें संस्करण की रिपोर्ट 26 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसे में क्या है? इसमें मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी को कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए CMSE नाम से इसे इंडिकेट करेंगे। इन शॉर्ट CMS मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे, C फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, M फॉर मॉड्यूलर, S फॉर सर्वे, E फॉर एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन, ठीक है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? देखो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में
जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसमें सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट या निजी जो स्कूल हैं तो उनका स्टैटिक या डेटा क्या है। जैसे कि बात करें तो जितने भी नामांकन हुए हैं उसमें सरकारी स्कूल की हिस्सेदारी कितनी है 55.9%, यानी कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 55.9 यानी कि लगभग 56% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कुल छात्र नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी कितनी है तो शहर में है 30.1%, गाँव में कितनी है 66.0%। ये आप याद रखेंगे। मान्यता प्राप्त यानी कि उनको एडिंग तो नहीं है, पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन मान्यता प्राप्त जो निजी स्कूल हैं गैर सहायता प्राप्त, इनमें जो है 31.9% बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। और अगर बात करें व्यय के बारे में तो निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें कितना व्यय आ रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति छात्र स्कूली व्यय लगभग 8,382 रुपये आ रहा है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको सरकार की ओर से ग्रांट नहीं किया गया है कि पैसा मिलेगा आपको, तो वहाँ पर जो फीस है तो जो गांव है गांव पर 8,382 रुपये, शहर में यह 25,000 रुपये लगभग व्यय होता है प्रति बच्चे पर, प्रति छात्र पर। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि 27% यानी कि 1/3 छात्र जो हैं वो कोचिंग में भी हैं, कोचिंग भी वो पढ़ रहे हैं। 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च उनका परिवार उठाता है और जबकि 1.2% छात्रों की पढ़ाई सरकारी स्कॉलरशिप पर हो जाती है, फिर भी यहाँ पर जो परिवार है उनका योगदान रहता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये सारे टॉपिक हमने आपको कवर करवाए। आगे ये किताब थोड़ी मोटी है तो जिस्ट बनाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार से देते रहेंगे। कुछ ही दिनों में ये किताब इसी प्रकार से आपके सामने रहेगी। PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा, फिर आपको PDF भेज दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, ये सेशन कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि सेशन लगातार चलता रहे तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये चलता रहे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना। लाइक और शेयर से इसे मोटिवेशन मिल जाता है हमें कि सीरीज आपको पसंद आ रही है, इसे कंटिन्यू किया जाए। अदरवाइज़ अगर व्यूज़ नहीं होते हैं, लाइक्स नहीं होते हैं तो लगता है ना कि जो व्यूवर हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं और फिर ये सीरीज मजबूरी में हमें बंद करनी पड़ती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।